नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये प्रधानमंत्री से संबंधित इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहीं से आपके लगभग 100% 99% आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो देखते हैं। इसके पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में और ट्रिक के साथ वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। एक प्रधानमंत्री होता है और उसके कुछ मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और इन सब का प्रधान यानी कि अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जब प्रधानमंत्री चुनाव जीत करके आता है, प्रधानमंत्री अपना लोकसभा का नेता चुना जाता है जब, तो उसको जो शपथ दिलाई जाती है पद व गोपनीयता की शपथ, वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब प्रश्न पूछ लिया गया था कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, तो हमने बताया था उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को दिलवाता है। प्रधानमंत्री को दिलवाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नोट पॉइंट है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य ना हो तथा प्रधानमंत्री बन गया हो तो 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी रहता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी का कि लोकसभा ज़्यादा जीत के आते हैं, लोकसभा सीटें जिसकी ज़्यादा होती हैं, जैसे मान लो 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा। अगर कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा जीत के आते हैं तो कांग्रेस का जो प्रमुख नेता होगा उसको चुना जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में, और यदि भाजपा का चुन के आता है तो भाजपा का नेता चुना जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि सदन के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो क्या होता है जब किसी को नेता चुना जाता है, जैसे इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, यदि उन्होंने लोकसभा का चुनाव कहीं से नहीं लड़ा होता, वो इस समय लोकसभा के सदस्य हैं, वो वाराणसी क्षेत्र से हैं, बनारस से, यदि उन्होंने लोकसभा का क्षेत्र चुनाव नहीं लड़ा होता तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के पद से उनको हटना जरूरी रहता है। जैसे अभी एक नए उदाहरण के तौर पे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो फिर अभी हाल में ही वो अब राज्यसभा अपने क्षेत्र के सदस्य बने हैं, नहीं तो उनको भी हटा दिया जाता। अब है आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में। अब देखिए, पहले राष्ट्रपति में हमने आपको 4 अनुच्छेद बताए थे। पहले बताया, उसमें बताया था 52, 54, 61 और 72। 52 में बताया था कि एक राष्ट्रपति होगा, 54 में उसकी चयन प्रक्रिया बताई थी, और 61 में उसके लिए महाभियोग बताया था, और 72 में वह किसी की सजा माफ़ कर सकता है। अब प्रधानमंत्री में आपको 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। एक अनुच्छेद है आपका 75 और एक अनुच्छेद है आपका 74। तो अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 74 में क्या क्या है? तो देखिए, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 75। और पूछा जाए कि संघीय मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 74। तो इसमें 2 अनुच्छेद आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, वो अनुच्छेद 75 में वर्णित है, और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होती है? 35 साल। देखिए, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 35 साल, और यदि प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल चाहिए, और यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 साल ही चाहिए, क्योंकि लोकसभा दल का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा का यदि सदस्य बनना है तो उसके लिए चाहिए 30 साल। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और लोकसभा के लिए 25 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। प्रधानमंत्री कोई कितनी बार बन सकता है? तो भैया देखो, ये हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, कोई प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है। वो जितनी बार जीते, अगर वो जिंदगी भर चुनाव जीतता रहे तो बार बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार बन पाए तो 10 बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो ऊपर बताया कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति को ही वो त्यागपत्र देता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से हटना चाहता है किसी कारणवश या कोई समस्या है वो नहीं रहना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब पूछा जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो राष्ट्रपति के लिए पूछा जाए तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और प्रधानमंत्री के लिए पूछा जाए तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। समझ गए ना अच्छे से? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। जैसे कोई दल का नेता चुन लिया गया और प्रधानमंत्री इसकी उसने शपथ ले ली, लेकिन यदि उसका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो उसको उसके पद से फिर हटा दिया जाता है। उसके लिए बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों का वेतन कौन तय करता है? तो जो संसद होती है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर बनती है संसद, और 2 सदन होते हैं उसके, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद होती है ये मिलकर तय करते हैं कि किसका वेतन कितना होगा, किसको कितना वेतन मिलेगा। यह संसद के सभी सदस्य द्वारा मिलकर तय किया जाता है। लोकसभा को विघटन या बंद करने का परामर्श राष्ट्रपति को कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। देखिए, आदेश तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो परामर्श देता है, सलाह देता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही लोकसभा को बंद कर सकता है या विघटन कर सकता है। देखिए, अब आपसे पूछ दिया जाए राज्यसभा को विघटन करने का परामर्श कौन देता है या कौन करता है? तो देखिए, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि वो जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा नहीं चुन के आते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है अपने पद को छोड़ देते हैं, यानी कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है अपने पद से हट जाते हैं। तो 6 साल का होता है राज्यसभा का कार्यकाल और 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अब है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए, जिसने DLED 2017 बैच किया हो तो उनको मालूम होगा, ये BTC में आया था ये क्वेश्चन DLED में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग का अध्यक्ष नाम बदलकर कब नाम बदला गया? तो 2015 में बदला गया था। यही प्रश्न बना था, तो बहुत से लोगों को गलत हो गया था, शायद मेरा भी गलत हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, और इसके साथ राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग, जिसका नाम पहले योजना आयोग था, 2015 में बदला गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। योजना आयोग का कब नाम बदल गया? तो 2015 में। अब क्या नाम हो गया? तो नीति आयोग हो गया। पहले क्या था? योजना आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और एक राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब है भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? तो जो भारत का पहला मंत्रिपरिषद था उसमें 36 सदस्य थे प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो सबसे बड़ा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू जी का, लगभग 18 वर्ष का कार्यकाल रहा उनका। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये तो सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी जी थी। वह प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी, जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि जो विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए थे वो थे विश्वासनाथ प्रताप। इनका नाम विश्वासनाथ है, विश्वनाथ है इनका नाम, लेकिन ये विश्वास मत तब भी नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी जी लगभग 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने अब तक के प्रधानमंत्रियों में से। अब अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी थी इंदिरा गांधी, जिनकी कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। अगला 21वां प्रश्न है,
किसने एक बार हटने के बाद प्रधानमंत्री का दोबारा पद संभाला? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री पद से हट गई थी, फिर ये दोबारा इंदिरा गांधी जी के पद पर फिर इन्होंने ही संभाला था। जैसे जिस प्रकार से अभी आपने हाल में न्यूज़ में देखा होगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को चुना गया, सोनिया गांधी जी के बाद फिर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया तो राहुल गांधी जी को चुना गया, फिर राहुल गांधी जी को ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो फिर से दोबारा सोनिया गांधी जी को चुन लिया गया। इसी प्रकार से पहले इंदिरा गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया था और दोबारा से फिर उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि जो भारत के मंत्रिपरिषद होता है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, तो इन सब की जो अध्यक्षता वो होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। अब है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सब जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बना हुआ है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। किसकी याद में बना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। कौन थे वो? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और साथ में एक गृह मंत्री भी थे। ठीक है। अब है अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम क्या है? तो बिस्मार्क और लौह पुरुष। इनको बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ दिया गया, लोगों को लौह पुरुष तो मालूम होता है लेकिन बिस्मार्क मालूम नहीं होता है, तो ये नोट पॉइंट कर लेना, एक दो बार ये पूछा गया है। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता। हमने पहले ही बताया, जब लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं तो वह जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, उस पार्टी के सदस्य। अब नोट करने वाले पॉइंट हैं, ये आपके टॉप 25 जो क्वेश्चन थे वो आपके पूरे हो गए हैं और यहीं से लगभग आपके क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ये 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मेरा भरोसा है कि आपका यदि प्रधानमंत्री में से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 25 क्वेश्चन है। अब कुछ नोट करने वाले पॉइंट हैं, तो देखिए, विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से अपना बहुमत और मंत्रिमंडल में सदन का विश्वास स्थापित करने के लिए लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जैसे लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं तो वो अपना एक नेता चुनते हैं प्रधानमंत्री के लिए, पद के लिए, तो फिर एक विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें दर्शाया जाता है कि हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत है और इसके लिए जो सदस्य उस समय पक्ष में होता है वो लाता है। अब इसके बाद है, इसको भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। दूसरा नोट पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जैसे इस समय पक्ष में भाजपा है उदाहरण के तौर पर और विपक्ष में कांग्रेस है, तो अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री अपने पद संभालने के योग्य नहीं है या कुछ ऐसी परिस्थितियां आए कि अब प्रधानमंत्री का पद पर किसी और को होना चाहिए, तो वो विपक्ष में जो पार्टी इस समय कांग्रेस है तो वो भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो यही नोट पॉइंट लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जाता है और जब वो लाया जाता है तो वो सरकार को अपना विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि नहीं भैया हम तो विश्वास में सब हमारे पक्ष में हैं। ठीक है। अब है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक करने से बस मुझे यही मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है और मुझे काम करने के लिए और थोड़ा शक्ति मिलती है, अंदर से एनर्जी मिलती है। और यदि आपको कहीं अच्छा नहीं लगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जहाँ लोग तैयारी कर सकें, किसी को कोई परेशानी ना हो। टीईटी का और सीटेट का संपूर्ण सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको एक एक करके पूरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स बना करके ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।